हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल प्राइम क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी मेंस का सेकंड पेपर, पॉलिटी, आईआर, इन्वायरमेंट वगैरह का। सॉरी, इन्वायरमेंट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। पहला सवाल है, संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की पूर्व शर्त है। टिप्पणी करिए। यानी कि संविधान में आपको न्यायिक स्वतंत्रता प्राप्त है, आप न्याय के लिए स्वतंत्र हैं कहीं भी जाने के लिए। ये लोकतंत्र की पूर्व शर्त होनी चाहिए, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। ठीक है। दूसरा सवाल है, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन हैं? निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण की भूमिका का आकलन करिए। ये निःशुल्क कानूनी सहायता, ये हमारे डीपीएसपी में इसका जिक्र किया गया है, उसी से रिलेटेड सवाल पूछा है। और पूछा है कि इसका लाभ किन किन को मिलता है, और इसको आगे बढ़ाने में या इसको सतत जारी रखने में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण की भूमिका हमें बतानी है। भूमिका बतानी क्या, उसका आकलन करना है। ठीक है। तीसरा सवाल है कि भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं। टिप्पणी करिए। ठीक है। इसमें पूछा है वही जो शहरी नगर पालिका, नगर निगम के वगैरह के जो चुनाव होते हैं, उसमें एक तो एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल, इन दो रूपों में इनको सशक्त नहीं बना रहे हैं भारत के राज्य, क्योंकि इन सब नगर पालिका और नगर पंचायत, इन सब के बारे में जो कानून है वो राज्य सरकारें बनाती हैं। इसीलिए ये सवाल पूछा गया कि इनको कार्यात्मक रूप से और वित्तीय रूप से सशक्त नहीं बना रहे हैं राज्य। इस पर हमें टिप्पणी करना है। आपको टिप्पणी का मतलब है कि आप इसके पक्ष में और विपक्ष में, दोनों में आप लिख सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश एवं भारतीय दृष्टिकोणों की तुलना करें और अंतर बताइए। एकदम फैक्चुअल सवाल है। आपको संसदीय प्रणाली भारत में भी, ब्रिटेन में भी, आपको अंतर बताना है दोनों में क्या क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवा सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता रखने में और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका की विवेचना करिए। ये सवाल पूछा गया है आपको, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं या राज्यों के संदर्भ में यहाँ पे पूछा है, तो जो पीठासीन अधिकारी, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष जो होते हैं, उनके बारे में सवाल पूछा गया। क्योंकि अक्सर आप न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या विधानसभाओं के अध्यक्ष, इनकी भूमिका जो है वो अक्सर निष्पक्ष नहीं होती है, बल्कि वो जिस पार्टी से आते हैं उनका समर्थन लेते हुए प्रतीत होते हैं। इसी पर हमें टिप्पणी करनी है। ठीक है, इसकी विवेचना करनी है। अगले सवाल की तरफ देखते हैं कि मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास की प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है। ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सकें। देखिए, जीएस फर्स्ट के पेपर में भी एक सवाल आया था इसी पे, कि भारत तो प्रगति कर रहा है आर्थिक रूप से, लेकिन अन्य सूचकांकों पे मानव विकास नहीं हो रहा। इसी से रिलेटेड एक सवाल था, वही सवाल जीएस2 में पूछा गया है कि मानव संसाधन का विकास पर भारत में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो इसको दूर करने के हमें उपाय बताने हैं। ठीक है। सातवां सवाल देखते हैं। अगला सवाल कि भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका की चर्चा करें। हाल के निर्णयों का संदर्भ लें। हाल ही में इस जो हमारा प्रतिस्पर्धा आयोग है, इसके निर्णयों को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी रही थी। किन्हीं प्रभावशाली लोगों के पक्ष में इनके फैसले दिए गए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के, उन्हीं से रिलेटेड ये सवाल पूछा गया। अगला सवाल देखते हैं कि अभिशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का आगाज कर दिया है। कौन सी अपर्याप्तताएं इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती हैं? वो ये गवर्नेंस से सवाल आया है। ई गवर्नेंस में ई शासन को पूछा है कि ये सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता बढ़ाई है इन्होंने, ये आपको सब बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। नंबर हमारा सवाल है कि संघर्ष का विषाणु एससीओ के कामकाज को प्रभावित कर रहा है। ये आईआर का सवाल है, एससीओ से पूछ लिया है, शंघाई सहयोग संगठन से सवाल पूछ लिया है कि एससीओ में भारत और पाकिस्तान है, चीन है, ये सारे देश, टोटल 9 देश हो गए हैं। तो इसमें वही पूछा है कि आपस का जो संघर्ष है, भारत का चीन से रहता है, भारत का पाकिस्तान से रहता है, ये सब जो संघर्ष हैं, ये इससे एससीओ का जो रियल आउटकम है वो नहीं निकल कर आ पा रहा है जो आना चाहिए था।
उन्हीं के बारे में हमें लिखना है। आगे बढ़ते और अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में नई ऊंचाइयों को छुआ है, भारत के लिए इनके आर्थिक और राजनीतिक लाभों का वर्णन करें। वही है जो प्रवासी भारतीय पश्चिम में ज़्यादातर, क्योंकि पश्चिम में ही जाते हैं, अमेरिका, यूरोप के देश, या इधर जो वैसे काम करने जाते हैं मिडिल ईस्ट के देशों में, सऊदी अरब, यूएई वगैरह में, तो इन्होंने ऊंचाइयों को छुआ, तो इसमें वही सब मतलब जो सुंदर पिचई वगैरह, सत्या नडेला लोग बड़ी बड़ी जगहों पे पहुंच गए हैं अमेरिका में, उन सब के बारे में भारत के संदर्भ में इनका राजनीतिक और आर्थिक लाभों का वर्णन हमें करना है। ठीक है, ये सवाल पूछा है। आगे बढ़ते और 11वां सवाल देखते हैं। अब यहाँ से 250 शब्दों के 15-15 नंबर के सवाल शुरू होते हैं। ठीक है, 11वां सवाल है कि भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ जीवंत यंत्र है। यह प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया एक संविधान है। जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या करिए। ये वही संविधान के बारे में पूछा गया है। संविधान का निरंतर उसकी व्याख्या होती रहती है। आर्टिकल 21 के संदर्भ में, 19 के संदर्भ में, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर पूछा गया है कि जीने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब आर्टिकल 21 के तहत इनकी सुप्रीम कोर्ट समय समय व्याख्या करता रहता है। यही सब मिला के सवाल पूछा गया है। 12वां सवाल हमारा क्या है कि प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या करिए। इसमें आपको लैंगिक न्याय, ठीक है, जेंडर जस्टिस की बात करी गई है, और इसमें पूछा है कि इसके संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं, उसी के बारे में व्याख्या करने को कहा है। हमारा जो 13वां सवाल है वो है कि संघीय सरकारों द्वारा 1990 के दशक के मध्य से अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिए जिम्मेदार विधिक एवं राजनीतिक कारणों का विवरण प्रस्तुत करिए। ये वही पूछा है कि केंद्र सरकार 1990 के दशक के मध्य से आर्टिकल 356 कम से कम लगाए, इसके लिए क्या क्या विधिक और राजनीतिक कारण जिम्मेदार रहे हैं। 356 मतलब वही राष्ट्रपति शासन जो लगा देते राज्यों में, उसके बारे में सवाल पूछा गया है। 14 नंबर सवाल है कि भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं के प्रभावी एवं सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिए नागरिक समाज समूहों के योगदान पर चर्चा करिए। ये वही है कि राज्यों की विधानसभा और संसद में महिलाओं की जो भागीदारी है वो कम है। हाल ही में तो 33% आरक्षण का मुद्दा भी चल रहा है, क्या सरकार ने जो स्पेशल सेशन बुलाया है पार्लियामेंट का, क्या उसमें ला सकती है। उन सब पे जो चर्चा है उन्हीं को यूपीएससी ने मेंस में सवाल बना के पूछ लिया है, भाई पूछा। और उनका सवाल ये है कि महिलाओं की भागीदारी कम है, तो उसके लिए नागरिक समाज जो है, क्या वो दबाव बना रहा है सरकार पे, नहीं, ऐसा सवाल पूछा गया है। हमारा 15 सवाल है कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व समझाइए, या किस हद तक संघवाद के समावेशी भावना को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको जानना होगा कि 101वां संविधान संशोधन क्या था। मैं आपको बता दूं, ये था जीएसटी से रिलेटेड, और आपको यहाँ पर बताना है जीएसटी ने संघवाद पे क्या क्या प्रहार किया, संघवाद को उसने तोड़ा या संघवाद को बनाए रखा, या संघवाद की जो समावेशी भावना थी या उसके अनुरूप था या नहीं था। ये सब सवाल यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, यहीं पे आपको लिखना है जीएसटी से रिलेटेड। यहाँ पे आपको जीएसटी का योगदान नहीं बताना है कि जीएसटी ने अर्थव्यवस्था में क्या योगदान दिया, यहाँ पे जीएसटी के माध्यम से आपको संघवाद परिभाषित करना है। ठीक है, 16वां सवाल है हमारा कि संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइए। भारतीय संसद के संस्थानीकरण में वित्तीय समितियों ने कहाँ तक मदद की। तो ये संसदीय समितियां हैं जो कि लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट के सेशन के बाद उसके पीछे हमेशा काम करती रहती, उन्हीं को बताना है। और उसके बाद संसद के संस्थानीकरण, संसद एक संस्थान के रूप में कार्य करती, उसमें वित्तीय समितियों ने कहाँ तक मदद की, ये हमें बताना है। 17वां सवाल है कि वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएं अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती हैं। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। यहाँ पे है गवर्नमेंट जो वंचितों, गरीबों के विकास एवं कल्याण की योजनाएं बनाती है, तो ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि वो योजनाएं बनने के समय से ही अपनी प्रकृति में ही भेदभाव करने वाली होती हैं। कैसे होती हैं या नहीं होती हैं, आपको उनके पक्ष या विपक्ष में बातें लिखनी है, और दोनों में अपने कारण भी स्पष्ट करने हैं। हमारा 18वां सवाल है कि विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि करने में कौशल विकास कार्यक्रमों ने सफलता अर्जित की है। इस कथन के संदर्भ में शिक्षा, कौशल और रोजगार के मध्य संयोजन का विश्लेषण कीजिए। कौशल विकास कार्यक्रम आजकल सरकार स्किल इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहे हैं, उन्हीं से रिलेटेड सवाल पूछ लिया है कि इन्होंने शिक्षा, कौशल, रोजगार के मध्य संयोजन कैसे करते हैं, ये सब लिखना है। ठीक है,
अब 19वां सवाल हमारा नाटो पे आ गया है, आईआर का। नाटो का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। नाटो का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण और एक मजबूत अमेरिका यूरोप रणनीतिक साझेदारी भारत के लिए अच्छा काम करती है। इस कथन के बारे में आपकी क्या राय है? उत्तर के समर्थन में कारण और उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये वही पूछा है कि नाटो मजबूत हो और अमेरिका यूरोप के रणनीतिक साझेदारी खूब अच्छी हो, और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए अच्छा रहता है। इसके विरोध या समर्थन में आपको अपनी राय लिखनी है। ठीक है, हमारा 20वां और अंतिम सवाल है, समुद्र ब्रह्मांड एक महत्वपूर्ण घटक है। उपरोक्त कथन के आलोक में पर्यावरण रक्षण एवं समुद्री संरक्षा एवं सुरक्षा को बढ़ाने में आईएमओ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की भूमिका की रक्षा करें। ठीक है, यहाँ पे समुद्र के बारे में सवाल पूछा, महासागर जो हैं उनके बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की भूमिका के बारे में सवाल पूछा। ये भी आईआर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन पेपर समाप्त हो गया। आप देखिए और लिखने का प्रयास करिए कि आप कैसे आंसर लिखते हैं और कौन कौन से लिखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।